हेलो एंड वेलकम टू दी दिल्ली बाइट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोग को पता है आप लोग सीटेट का पेपर दे रहे हैं और हिंदी लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं, तो हम लोग पीवाईक्यूज की सीरीज को देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स 7 फरवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर को। इसको हम लोग डिटेल वे में सॉल्व करेंगे, जहां पर आप लोगों को पेपर 2 में क्या होगा, भाग 4 में आप लोगों को 91 से 120 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जहां पर आप लोगों को गद्यांश आधारित अभी तक हम लोग जो देख रहे थे एक गद्यांश एक पद्यांश को देखते हुए चल रहे थे, लेकिन आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें आप लोग को 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे। साथ ही आप लोग को भाषा शिक्षण से भी रिलेटेड प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप 30 देखेंगे, 30 ही अंक यानी कि 30 ही मार्क्स के, और सारे ही प्रश्न जो है वो आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पेपर देख लेते हैं कि कौन से पेपर को बेसिकली हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग देखेंगे तो इस पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि 7 फरवरी के पेपर को हम लोग स्टूडेंट्स आज सॉल्व करने वाले हैं, और कहाँ से करेंगे वो मैं आप लोग को दिखाने जा रही हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक गद्यांश आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग पेपर को अपने सॉल्व करने जा रहे हैं। नोटबुक पेन लेके बैठिएगा और ध्यान से समझते चलिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग के सामने एक गद्यांश है, जहां से आप लोग को प्रश्न पूछे गए हैं, और साथ ही उन प्रश्नों के आप लोग को क्या करना है, उत्तर को देना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग गद्यांश को देख लीजिए। अगर आप लोग गद्यांश को देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको गद्यांश जो है वो साइंस से रिलेटेड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, साइंस को आप लोग को पता है कि विज्ञान कहा जाता है। अगर मैं लैटिन भाषा की बात करूं तो वहां पर आप लोग को साइंसिया, यानी कि इस शब्द से आप लोग को साइंस शब्द जो है बना है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, अब जिज्ञासा है कि विज्ञान की प्रेरणा है। सृष्टि के संदर्भ में अगर अनंत जिज्ञासाओं के कारण जो है वो विज्ञान है, मतलब आपको पता है कि ब्रह्मांड सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बात की जा रही है ना। तो जैसे पंखुड़ी के रंग बिरंगे दल कहाँ से आए हैं, खुली आंखों से सामने आसमान के तारों को कैसे नापा जाए, सूरज के उदय या फिर अस्त होने के समय के बारे में अगर बात की जाए तो, या बिंब अलग अलग क्यों हैं, मच्छर क्यों गुनगुनाते हैं, इस तरह के अनगिनत जो प्रश्न है अगर इनकी बात की जाए तो मनुष्य के मन में ये क्या होती है, द्वंद्वात्मक, यानी कि द्वंद्व रहता है इस बात को लेके, है ना। तो विश्व की अलग अलग अगर घटनाओं की बात हो, क्रियाओं की बात हो, या उनके पीछे के अगर कारण ढूंढने की बात हो, तो आप लोगों को क्या पता है, उनकी जिज्ञासा जो है मनुष्यों में रहती है। और इनका अगर समाधान कहूं तो इनके जो समाधान यानी कि उसे अंत में शांत कर देता है। ठीक है, आनंद प्राप्ति के लिए उसका संघर्ष उसकी स्वाभाविक और सहज प्रवृत्ति है। मनुष्य को प्राप्त बुद्धि का ऐतिहासिक वरदान और उसकी परंपरागत कुशलता ही क्या है, विज्ञान की बुनियाद है। ठीक है, प्राकृतिक कुशलता और व्यवहारिक अनुभव मनुष्य की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लगातार पहुंचते रहते हैं, उसका विकास भी जारी रहता है। मनुष्य की यह कमाई आधुनिक विज्ञान से पहले की है। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण निरीक्षण तर्क संगत विचार और प्रयोग पर क्या होता है, आधारित होता है। यानी कि विज्ञान में आप भी जो भी चीजें देखेंगे वो ऐसे ही बस बोल दिया और हो गया, इस तरह से नहीं होता। हर चीज जो है वो तर्क संगत विचार के अकॉर्डिंग होती है। ऐसा नहीं है कि बस कर दिया, उसको आपने साइंस में सुना होगा क्या कि हमेशा उसको हेंस प्रूव्ड करके ही अप्रूव्ड किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट। चलिए तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए आपके सामने है विज्ञान एक शब्द है, जहां पर आपको वी क्या है ये आपको बताना है। मैंने आप लोग को हमेशा कहा है, हर वीडियो में कहा है कि आप लोग के जो लैंग्वेज से अगर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो वहां पर आप लोग को व्याकरण के भी 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो वी जो है वो क्या है, वो संज्ञा है, सर्वनाम है, उपसर्ग है, या फिर प्रत्यय है। तो आप लोग को पता है संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। उपसर्ग जो है वो शब्दों के पहले लगते हैं, और अंत में जो लगता है उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो वी जो है विज्ञान है ना, तो ये क्या है, ये शब्द के पहले लग रहा है। यानी कि अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो क्या बनता है, अलग कर दूं, संधि विच्छेद कर दूं, तो वी प्लस ज्ञान आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वी क्या है, वी यहाँ पर आपको उपसर्ग देखने को मिलता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अनंत जो है इसका विलोम शब्द पूछा गया। आप लोग को पता है विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड। ठीक है, उसी गद्यांश के आधार पर बताइएगा। तो अनंत यानी कि अब बताइए अंत है, असीम है, अपार है, या अतः है। तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, अंत है ना। अनंत, अंत, अनंत का क्या मतलब होता है, जिसका कोई अंत ना हो, और इसका बिल्कुल अविलोम शब्द देखने को मिलेगा, तो अंत आपको देखने को मिलेगा। अंत मीन्स समाप्ति, यानी कि अंतिम बिंदु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 93 पर।
सृष्टि का पर्याय नहीं है। पर्यायवाची शब्द पता है ना, एक ही शब्द के जब आपको कई कई अर्थ देखने को मिल जाए, जैसे पानी, जल, नीर, वारी, सभी क्या है, ये सब आपको जल के, पानी के, आपके और भी शब्द जो यूज कर सकते हैं ना, समानार्थ अर्थ जो एक जैसा अर्थ दे दे, तो ये क्या है, सृष्टि को क्या कहते हैं, विश्व, संसार, जगत या फिर पृथ्वी। तो सृष्टि की अगर मैं बात कर रही हूं तो इसको पृथ्वी कहा जाता है। ठीक है, सृष्टि मतलब समस्त ब्रह्मांड, और इसी को ईश, विश्व, संसार, जगत, ये सब कहा जाता है। तो अगर आप पूछा जाए कि सृष्टि का पर्याय क्या है, नहीं है, तो विश्व, संसार, जगत तीनों कहा जाता है, इसलिए जो पृथ्वी है वो इनको नहीं कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि पृथ्वी जो है वो क्या है, वो एक ग्रह है। ठीक है, आगे देखिए, विज्ञान की प्रेरणा है। क्या विज्ञान की प्रेरणा है, आस्था, कर्म कांड, जिज्ञासा या फिर विश्वास। तो विज्ञान जो है वो क्या, किसकी प्रेरणा है, तो जिज्ञासा, उस पर कहा गया। गद्यांश में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जिज्ञासा विज्ञान की प्रेरणा है। डायरेक्ट लाइन से आपको आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जानने की इच्छा है ना, तो यही क्या है, यही विज्ञान को आगे बढ़ाती है। आगे देखिए 95 पे, जिज्ञासा के समाधान से मनुष्य क्या होता है, अशांत हो जाता है, शांत हो जाता है, दुखी हो जाता है या फिर सशक्ति हो जाता है। तो जिज्ञासा के समाधान से मनुष्य क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। जब किसी भी चीज आपको कोई इस बात की जिज्ञासा है और आपको उसका अर्थ मिल जाए, उसका समाधान मिल जाए, तो आप क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाओगे, शांत हो जाओगे, है ना। तो उसी प्रकार से विज्ञान से भी ऐसे क्या हो जाता है, शांत आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए, आधुनिक विज्ञान से पहले मनुष्य के पास उपलब्ध है, क्या है, प्रकृति, कुशलता और व्यवहारिक अनुभव, तर्क संगत विचार, प्रायोगिक निष्कर्ष, वैज्ञानिक निरीक्षण। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, पहला जो है, यानी कि प्राकृतिक, कुशलता और व्यवहारिक अनुभव, ये क्या है, ये इसका सही उत्तर आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए, आधुनिक विज्ञान दृष्टिकोण के आधार बिंदुओं में निम्नलिखित नहीं है। हमेशा फोकस करना, नहीं आ जाए तो बस आपको उसको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, निरीक्षण, प्रयोग, तर्क संगत या फिर आस्था। तो सही उत्तर इसका क्या है, आस्था आपको सही उत्तर देखने को मिलता है। आगे देखिए, विज्ञान का जन्म हुआ, क्या, सृष्टि के संदर्भ में मनुष्य की अनंत जिज्ञासाओं के कारण, सृष्टि के मनुष्य के विश्वास के कारण, सृष्टि से मनुष्य के विरोध के कारण, सृष्टि और मनुष्य के संयोग के कारण। तो सही उत्तर क्या है, विज्ञान का जन्म कैसे हुआ, तो सृष्टि के संदर्भ में मनुष्य की अनंत जिज्ञासाओं के कारण। तभी आपको बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, जैसा आपका गद्यांश में कहा गया, और फिर उससे ही क्या हुआ, उससे ही आपको विज्ञान का जन्म हुआ। आगे देखिए, ये अभी तक हम लोगों ने एक गद्यांश से रिलेटेड प्रश्नों को देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे किससे, दूसरा गद्यांश, एक और गद्यांश आपको दिया गया है। आप इसको पढ़ के भी इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मतलब ये मान के चलिए, आपको 30 में से अगर 15 क्वेश्चंस आपको इस तरीके से देखने को मिल जाए ना, तो 15 में से आप लोग 13, 14 तो इजीली स्कोर कर जाओगे, क्योंकि अगर गद्यांश को आप इजीली पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं और सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इससे बेहतर तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। ध्यान रखना, हिंदुस्तान से रिलेटेड ये आप लोग को देखने को मिलेगा। हिंदी कैसे हुआ, हिंदुस्तानी के लिए ठीक एक शब्द था हिंदी, है ना, और उसे क्या हो गया, चाहे हम उसे मुल्क के लिए, चाहे संस्कृति के लिए, चाहे अपनी भिन्न परंपराओं की तारीखी सिलसिले के लिए इस्तेमाल करें, यह लफ्ज हिंद शब्द किससे बना, ये हिंद से बना था, जो हिंदुस्तान का एक क्या था, छोटा सा रूप था। अब भी हिंदुस्तान के लिए क्या है, हिंद शब्द का आमतौर पर प्रयोग होता है। पश्चिमी एशिया के मुल्कों में, ईरान और टर्की में, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, मिस्र और दूसरी जगहों में हिंदुस्तान के लिए बराबर हिंद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और इन सभी जगहों पर हिंदुस्तानी को क्या कहते हैं, हिंदी कहते हैं। ठीक है, हिंदी का मजहब से कोई संबंध नहीं होता। हिंदुस्तानी मुसलमानों हो, ईसाई, उसी तरह से हिंदी भी आपको देखने को मिलता है। जिस तरह से एक हिंदू मत मानने वाला है, उसी तरह अमेरिका के लिए जो सभी हिंदुस्तानियों को हिंदू कहते हैं, बहुत गलती नहीं करते। अगर वे हिंदी शब्द का प्रयोग करें तो उनका बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, दुर्भाग्य से हिंदी शब्द हिंदुस्तान में एक खास लिपि के लिए इस्तेमाल होने लगा, यह भी संस्कृत की देवनागरी के लिए, इसलिए इसका व्यापक और स्वाभाविक अर्थ में इसे इस्तेमाल करना कठिन हो गया। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखते हैं। लफ्ज जो है, इसका क्या अर्थ है, ध्वनि, वर्ण, शब्द या फिर वाक्य। लफ्ज, ध्यान रखना, शब्द है ये। ठीक है, कौन सा शब्द है, तो उर्दू, फारसी आपको शब्द देखने को मिलता है। ठीक है, जिसका क्या अर्थ होता है, अर्थ जो है वो आपका शब्द देखने को मिलता है। और गद्यांश में भी यह लफ्ज हिंद से बना, इस तरीके से, यानी कि ये जो शब्द है वो हिंद से बना है।
आगे देखिए, संस्कृति का संधि विच्छेद कीजिए। बहुत इजी है, कौन सा बताइए? समकृति, सम आकृति, संकृति या फिर सन आकृति। तो संस्कृति का यानी कि मैंने आपको ये क्लास में बताया, अगर कहीं सन आपको देखने को मिल जाए इस तरीके से, है ना, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर बिंदी देखने को मिल जाए ज्यादातर जगहों पर यहाँ पर आप संधि विच्छेद करेंगे तो सम ही देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सम और कृति जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आगे देखिए, हिंदी की लिपि है कौन सी है? संस्कृत, हिंदुस्तानी, हिंद या फिर देवनागरी। हिंदी की लिपि है, बहुत इजी है, फोर्थ देवनागरी है ना, इसमें आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। और भी सभी की लिपियां आप लोग याद कर लेना, देख लीजिए आपके एग्जाम में क्या पता प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, वैसे ये तो आपका गद्यांश से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में हिंदुस्तानी को हिंदी नहीं कहा जाता? किसमें? ईरान और टर्की, ईरान और अफगानिस्तानी, मिस्र या फिर अमेरिका। ध्यान रखना, हमेशा गद्यांश को ध्यान में रख के ही प्रश्नों को सॉल्व करना। तो जो अमेरिका है उसमें तभी कहा गया है कि अमेरिका में अगर ऐसा कहा जाए तो, है ना, अमेरिका के लोग हिंदुस्तानियों को हिंदू कहते हैं, हिंदी नहीं। इस तरीके से आप लोग के गद्यांश में बोला गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं होता? मुल्क के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, परंपराओं के लिए। तो हिंदी का जो प्रयोग है वो नहीं होता, किसके लिए? धर्म के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, आगे देखिए, अमेरिका के लोग हिंदुस्तानियों को क्या कहते थे? हिंदू, मुसलमान, ईसाई या फिर हिंदी। तो अभी हम लोगों ने देखा हिंदू को क्या कहते थे? हिंदू का कहते थे, है ना, हिंदुस्तानियों को। तो इसमें तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, वर्तमान में हिंदी का स्वाभाविक अर्थ सीमित होकर निम्नलिखित को व्यक्त करता है। किसको? हिंदुस्तान, देश, लिपि, धर्म। किसको करता है? तो ध्यान रखिएगा, लिपि को करता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा? दो गद्यांशों को सॉल्व किया, उससे रिलेटेड प्रश्नों को देखा। हमेशा सॉल्व करते तरीके से अपने आप देख लीजिएगा, गद्यांश को पढ़ के फिर प्रश्नों पे जाइए, या फिर प्रश्नों के साथ आप लोग गद्यांश पे भी जा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? भाषा शिक्षण की, यानी कि अब हम लोग पेडागोजी के प्रश्नों को देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, अपनी दिमाग लगाने की, यानी कि बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ रखा है तो इसमें भी आप लोग नहीं गलत करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, किस प्रकार का लेखन शिक्षार्थियों को विशेष प्रतिरूप और संरचना, स्ट्रक्चर, है ना, समझने में मदद करता है? कौन सा शिक्षण यानी कि कौन सा लेखन है? तो नियंत्रित, निर्देशित, मुक्त या फिर रचना। कौन सा है? तो जो निर्देशित है, यानी कि बच्चों को क्या कर रहे हैं, बेसिकली गाइड कर रहे हैं, है ना। विद्यार्थियों को विशेष संरचना और प्रतिरूप, यानी कि एक पैटर्न, एक फॉर्मेट बनाने का जब करना चाहे, उन्हें अनुसरण करना होता है, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली भाषा के विशेष ढांचे को क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो इसे क्या करते हैं, इसे निर्देशित कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि विद्यार्थी पाठ को केवल उसका मुख्य विचार बिंदु, मतलब जो मेन बात है ना, या फिर थीम जानने के लिए सुनते हैं, मतलब कि क्या उसमें मेन बात है इसलिए बस सुन रहे हैं, तो इसका जो है ये किसका उदाहरण आपको देखने को मिलता है? तो विस्तृत श्रवण, तीव्र गहन श्रवण, सचेत श्रवण या फिर सावधानी युक्त श्रवण। देखो ये आप लोगों ने, मैंने आपको क्लास में भी बहुत बार बताया, जब मुख्य विचार बिंदु या फिर थीम जानने के लिए हो तो विस्तृत श्रवण जो है वो उसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, श्रोता सामग्री को का मुख्य एक विचार या फिर थीम जानने के लिए इसको सुनता है, ना कि उसके हर एक शब्द को ध्यान से सुनेगा। ठीक है, इसी क्या कहते हैं, इसे विस्तृत श्रवण कहा जाता है। आगे ध्यान देना, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सिमुलेशन की विशेषता के बारे में सही नहीं है? सिमुलेशन, ध्यान रखना, अनुरूपण। ठीक है, तो कल्पनात्मक स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया देते समय प्रतिभागी अपने पहले वाली वास्तविक पहचान के साथ भाग लेते हैं। अनुरूपण आमतौर पर छोटे समूहों में होता है। अनुरूपण शिक्षार्थियों में अंग्रेजी बोलने के समय आत्मविश्वास से भर देता है। अनुकरण में भाषा की असीमित प्रयोग और भावना अभिव्यक्ति की असीमित संभावनाएं होती हैं। तो अनुरूपण की बात है, तो अनुरूपण जो है वो शिक्षार्थियों में अंग्रेजी बोलने के समय क्या होता है, आत्मविश्वास से भर देता है। ठीक है, अनुरूपण जो है उसका उद्देश्य क्या होता है कि हिंदी भाषा शिक्षण में है, इसलिए अंग्रेजी बोलने पर भी इसका जो आत्मविश्वास देना इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आपका जो प्रश्न है जो क्या पूछा गया कि ऐसा कौन सा विशेषता उसके बारे में सही नहीं है, तो जो सही नहीं है यानी कि जो गलत है वही सही इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। बाकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वे कौन सा पठन युक्ति है जो शिक्षार्थियों को लेखक का दृष्टिकोण समझने, तर्क,
का मूल्यांकन करने और पाठ्य सामग्री के प्रति गहरी समझ बनाने में योगदान देती है। कौन सी पठन युक्ति है? क्या क्या बोला गया है कि लेखक का दृष्टिकोण समझने, तर्क का मूल्यांकन करने और पाठ्य सामग्री जो है उसकी गहरी समझ में योगदान बनाने में हेल्प करती है। तो कौन सी है? ध्यान रखना, निष्कर्ष है। निष्कर्ष तो आप लोग लास्ट में निकालते हैं ना। विश्लेषण है, एक्स्ट्रा पॉलिशन है या फिर सिमुलेशन है। सिमुलेशन की तो अभी हम लोग इसके पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? विश्लेषण है। विश्लेषण क्या यानी कि एनालाइज है ना। इसमें क्या होता है? पाठक जो है लेखक के तर्क हो, दृष्टिकोण और विचारों को क्या करता है? गहराई से समझता है। यही क्या करती है? क्रिटिकल रीडिंग जो है वो उसका महत्वपूर्ण स्तर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसे शब्दों का इतिहास मूल रूप पता चलता है और यह भी पता चलता है कि शब्द कैसे बने, समय के साथ जो है उनके अर्थ में कैसे बदलाव आपको देखने को मिला? व्युत्पत्ति विज्ञान, आकृति विज्ञान, ध्वनि विज्ञान या फिर अर्थ विज्ञान। ध्यान रखना, पहले पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है कि शब्दों का इतिहास। ठीक है, शब्द की बात है, मूल रूप पता चलता है। ठीक है, तो शब्द कैसे बने, समय के साथ उनमें अर्थों में क्या बदलाव आए, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? व्युत्पत्ति। ठीक है, कहां से बेसिकली वो निकले। ठीक है, तो शब्दों की उत्पत्ति हो, विकास हो या फिर अर्थ का परिवर्तन का अध्ययन हो, ये सब क्या होता है? ये सब आपका व्युत्पत्ति विज्ञान के अंदर शामिल किया जाता है। यानी कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें संप्रेषण वाली जीवन की वास्तविक स्थितियों का प्रयोग किया जाता है? बताइए। रचनावादी भाषा शिक्षण, समग्र भाषा शिक्षण, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण या फिर संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चर की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसमें संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन वाली जीवन की वास्तविक स्थितियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका थर्ड ऑप्शन यानी कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। इसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। यही क्या होता है? ये CLT यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसमें क्या होता है? वास्तविक जीवन की संचार स्थितियों का प्रयोग और इसका उद्देश्य भाषा को वास्तविक संचार के लिए सीखना। ठीक है, आगे देखिए 112 प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य है पाठ्य सामग्री में क्या हो से प्रत्यक्ष तरीके से तथ्यों और विवरणों को खोज लेना? क्या है? विश्लेषण, व्याख्या, एक्स्ट्रापोलेशन या फिर निष्कर्ष। क्या पूछा गया है? किसका तात्पर्य है कि पाठ्य सामग्री में से अप्रत्यक्ष तरीके से, मतलब इनडायरेक्ट वे में बेसिकली बोला जा रहा है, तथ्यों और विवरणों को खोज लेना। तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा पॉलिशन, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें आप लोग को पाठक जो होता है पाठ्य सामग्रियों को सीधे नहीं बल्कि उसे संदर्भ सुराग के आधार पर क्या होता है? निकालता है। यानी कि अप्रत्यक्ष जानकारी की खोज प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है। थर्ड ऑप्शन के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट, भाषा अधिगम की केंद्रीयता से आशय है। भाषा अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग की बात की जा रही है। पता है ना, औपचारिक रूप से आप सीखते हैं। ठीक है, विद्यालय में शिक्षण के द्वारा जो लैंग्वेज सीखी जाती है। तो क्या है? ध्यान रखना, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। विषय वस्तु के अधिगम में भाषा के बारे में विचार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब वो कह रहे हैं जब कोई टॉपिक लर्न करे तब वहां पे आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती, है ना। भाषा अधिगम मूल्यतः विषय वस्तु का ही अधिगम है। प्रत्येक विषय वस्तु का अधिगम मूल्यतः भाषा अधिगम ही है। तो बताइए कौन सा, यानी कि इसकी जो आशय है, क्या कहा गया है? तो प्रत्येक विषय वस्तु की अगर मैं बात करूं तो उनका जो अधिगम है वो मूल्यतः क्या है? भाषा अधिगम ही है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को बहुत नहीं सोचना है, बहुत ईजी है। जब भी आप लोग को CDP में लैंग्वेज पेडागोजी पढ़ाया जाए तो भाषा अर्जन, भाषा अधिगम तो फर्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसको तो बहुत ध्यान से कर लीजिएगा और हर एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो है वो आदत निर्माण पर अधिक बल आपको देखने को देता है? ठीक है, तो संरचनात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम या फिर समग्र भाषा उपागम। आपका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड हो जाएगा, यानी कि व्यवहारवादी उपागम।
है ना। इसमें क्या होता है, व्यवहारवादी उपागम जो होता है उसमें भाषा सीखना, उद्दीपन, अनुक्रिया और आदत निर्माण पर आधारित आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि बच्चे की क्या हो रही है, व्यवहार की बात हो रही है, बिहेवियर की बात हो रही है, ठीक है। इसमें आपको क्या है, ऐसे नहीं कहा जाएगा कि अभ्यास और ड्रिल यानी कि दोहराव के माध्यम से भाषाएं आदत बनाई जाती हैं, ठीक है। आदत निर्माण की बात है, इसलिए अधिक बल इस पर दिया जाता है, ठीक है। कम्युनिकेशन यानी कि नॉर्मल जो आप बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं, ठीक है। संरचनात्मक यानी कि एक स्ट्रक्चर की बात होती है। तो इस तरीके से आप लोग जो है सेकंड के साथ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही आपको देखने को मिलता है, यानी मूल्यांकन रचनात्मक, आंकलन बच्चों के लिए के अधिगम से कोई संबंध नहीं है, आंकलन का बच्चों के अधिगम से कोई संबंध नहीं है, अध्यापक की जो सतत मूल्यांकन में कोई भूमिका नहीं है, अच्छा ऐसा कह रहे हैं। और लास्ट देखिए, आकलन निदानात्मक और उपचारात्मक है। तो कौन सा कथन सही है, तो जो फोर्थ है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप लोगों ने पढ़ा है और हर एग्जाम में आपको प्रश्न पूछता है ना। आंकलन के दो प्रकार होते हैं, एक निदानात्मक और एक उपचारात्मक। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया होगा कि डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले बीमारी बता दे, पहले वो उपचार जानने का काम करते हैं, ठीक है। फिर जो डॉक्टर है वो दवाई दे, मेडिसिन दे और आपकी जो बीमारी है उसको हल करे। तो आप क्या करें, आपने उसका निदान किया, ठीक है। आपने क्या किया, उसके बाद उसका हल करके उनकी कमजोरियों को क्या किया, दूर करने का प्रयास किया। आगे बढ़िए। यह किससे पता चलता है कि शब्द किस प्रकार वाक्यों में एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, कैसे पता चलता है, अर्थ विज्ञान से, आकृति विज्ञान से, आकृति विज्ञान से, ध्वनि विज्ञान से या वाक्य विज्ञान से। किसके वाक्यों में की बात की गई है, वाक्यों की बात की गई है कि एक दूसरे से जुड़े हुए यानी कि गुथे हुए हैं। तो क्या है, वाक्य रचना है ना। तो इसमें वाक्य रचना जो है वो यह बताती है कि शब्द वाक्यों में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए होते हैं। आगे देखिए, कौन सा विकल्प भाषा अधिगम नियमों दोहराव पर केंद्रित नहीं है। यह पाठ्य सामग्री के अर्थ और प्रवाह पर बल देता है, बल्कि पठन द्वारा अर्थ निर्माण और भाषा को विद्यार्थियों के जीवन व संस्कृति से जोड़ने पर बल देता है। तो संप्रेषणात्मक, समग्र, निगमनात्मक या फिर प्रत्यक्ष। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, समग्र जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यानी कि होल लैंग्वेज अप्रोच, यहाँ पर क्या होता है कि भाषा को समग्र रूप से अर्थ के संदर्भ में सीखने पर क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है, ठीक है। यह नियमों को रटने के बजाय क्या करता है, बल्कि वास्तविक जो संचार और अर्थ निर्माण पर इस बल देता है। आगे देखिए, भाषा समुच्चय पाठ्यक्रम से अभिप्राय है, क्या है, विषय वस्तु में भाषा अधिगम, भाषा की कक्षा में विषय वस्तु का अधिगम, पाठ्यचर्या में भाषा जोड़ना या फिर अधिगम की भाषा और संस्कृति। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, विषय वस्तु में भाषा अधिगम, है ना। भाषा समुच्चय पाठ्यक्रम में किसे क्या अभिप्राय है कि इसमें क्या होता है कि भाषा केवल हिंदी या फिर भाषा की कक्षा तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि सभी विषयों में भाषा का अधिगम, भाषा की जो लैंग्वेज लर्निंग की बात की है उसका होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए, एक युक्ति के रूप में बहुभाषावाद, बहुत सारी लैंग्वेज की बात करें, है ना, से अभिप्राय है, क्या है कि विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का शिक्षण, सभी विद्यार्थियों की मातृभाषाओं का शिक्षण अधिगम, शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, शिक्षार्थियों को विदेशी भाषाएं सीखने के अवसर देना। तो बहुभाषावाद, बहुत सारी लैंग्वेज की बात है, यानी कि शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, ठीक है, शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट प्रश्न देखिए, भाषा अधिगम यानी कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए सुझाई गई लघु कथाओं और दूसरे वृत्तांतों वाली पूरक पुस्तक का क्या उद्देश्य, यानी कि और जो बुक्स मिलती है ना वो आपको सेम रिलेटेड बुक्स, तो क्या उद्देश्य उनका होता है, गहन पठन को समुन्नत करना, सामाजिक कौशलों को समुन्नत करना, विस्तृत पठन को समुन्नत करना या फिर अकादमिक कौशल को समुन्नत करना। तो देखो, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था, जब लघु कथाएं और दूसरे वृत्तांतों की बात है, जो पूरक पुस्तकें होती हैं उनका उद्देश्य क्या होता है कि जो विस्तृत बहुत बड़ा पार्ट है ना, विस्तृत पठन को क्या करना, समुन्नत करना, है ना। सप्लीमेंट्री रीडर्स की बेसिकली बात की जा रही है। इसमें क्या होता है, जिसमें वे बिना शब्दकोश देखे प्रवाह से पढ़ना सीखते हैं, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखा, 191 से 120 प्रश्नों को देखा, ध्यान पूर्वक देखा, एक को डिटेल में सॉल्व किया। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा और आप लोग अपना अच्छा स्कोर कर पाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।